नाज़रीन आदाब, 9PM खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में पीर को डाले जाएंगे वोट। कई सीनियर लीडरान की किस्मत का होगा फैसला। करुणानिधि को सोशल मीडिया में मुहिम के खिलाफ मिला इलेक्शन कमीशन का नोटिस। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागियों को मिली मुस्तकबिल की राह। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। अमित शाह से की है मुलाकात। गुड़गांव के बाद अब आरएसएस की नजर मुल्क के दूसरे शहरों पर। बदला जा सकता है अहमदाबाद, हैदराबाद और औरंगाबाद और केरल का नाम। दिल्ली के ओल्ड एज होम में रह रहे महात्मा गांधी के पोते कन्नूभाई गांधी लोगों की करना चाहते हैं खिदमत। इस बार केरल में देरी से दस्तक दे सकता है मानसून। महकमा मौसमियात का इम्कान 7 जून तक केरल पहुंच सकता है मानसून, लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों में नहीं पड़ेगा असर। और आइए पहले बात करेंगे 3 रियासतों में हो रहे असेंबली इंतखाबात की। पीर को 3 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। तमिलनाडु और केरल में दोनों रियासतों के वज़रा आला जयललिता और ओमन चांडी के अलावा उनके मद्दे मुकाबिल एम करुणानिधि और वीएस अच्युतानंद के सियासी मुस्तकबिल का भी फैसला पीर को होगा। असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 19 मई को होगी। इन रियासतों में असेंबली इंतखाबात को छोटे आम इंतखाबात के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में हरीश रावत की हुकूमत एक बार फिर से बहाल हो गई है। वहीं कांग्रेस के बागी अरकान असेंबली ने भी अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। क्या होगा इन बागी अरकान का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में हरीश रावत के हाथ फिर से रियासत की कमान आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा था कि अब कांग्रेस के उन 9 बागी अरकान का क्या होगा जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की थी। इस पर से भी अब पर्दा उठ गया है। खबर है कि रावत हुकूमत को चैलेंज करने वाले बागी अरकान अब बीजेपी का दामन पकड़ेंगे। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के साथ इनकी रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग के बाद आखिरकार ये सस्पेंस खत्म हो गया। अब तक बीजेपी में शामिल होने वाले इम्कानात से इनकार करने वाले बागी अरकान ने कहा कि हम सभी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए किसी की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई है। ये सभी अरकान आइंदा माह देहरादून में होने वाली अमित शाह की रैली में भी शामिल होंगे। जराये के मुताबिक ये 9 अरकान गुज़िश्ता कुछ दिनों से अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन केरल इंतखाबात और उज्जैन महाकुंभ की वजह से ये मुलाकात नहीं हो पा रही थी। नाकाबिल करार दिए जाने के फैसले को ये अरकान फिलहाल अदालत में चैलेंज कर रहे हैं। इस दौरान सियासी गलियारों से ये भी अफवाह थी कि इनमें से कुछ अरकान कांग्रेस में दोबारा जा सकते हैं, जबकि कुछ आइंदा बरस होने वाले असेंबली इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। भले ही बागी अब भाजपा में खुद का भविष्य तलाश रहे हो, लेकिन बीजेपी भी उन्हें नफा नुकसान के तराजू से तोल रही है। हालांकि पार्टी के सामने बड़ी चुनौती अपना फायदा देखने के साथ ही कार्यकर्ताओं को समझाने की भी है, लेकिन देखना होगा कि बागी कैसे भाजपा में अपनी राह आसान बना पाते हैं। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, ईटीवी न्यूज़, देहरादून। अब जल्द ही अहमदाबाद का नाम बदलकर करुणावती, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर हो सकता है। संघ ने इन तीनों शहरों के नाम बदलने का मशवरा दिया है। पिछले महीने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुराम करने के लिए संघ ने काफी दबाव बनाया था। माहिरीन का कहना है कि इस तरह शहरों का नाम तब्दील करके हिंदुस्तान की तारीख को दोबारा मरतब करने और संघ की तहजीब को फरोग देने की कोशिश की जा रही है।
आरएसएस ने पहले भी इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। संघ के लीडरान का मानना है कि इन शहरों के नाम तारीख और तहजीब व सकाफत से जुड़े हुए हैं। तहजीब और सकाफत की वजह से इन शहरों को तारीख में जगह मिली हुई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक संघ के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि हम शहरों को उनके पुराने और तारीखी नामों से याद करते हैं, न कि घुसपैठियों के जरिए दिए गए नामों से। एक आजाद मुल्क के तौर पर हमें अपने तहजीब पर नाज होना चाहिए। आरएसएस की तरफ से पेश किए गए नामों की लिस्ट में केरल का भी नाम है, जिसे बदलकर केरलम करने के लिए कहा गया है। पिछले महीने हरियाणा सरकार ने गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम और मेवात जिले का नाम बदलकर नोह करने का फैसला किया था। सरकार का कहना था कि हरियाणा भागवत गीता की मुकद्दस जमीन है और गुड़गांव तालीम का मरकज हमेशा से ही रहा है। इसे गुरु द्रोणाचार्य के वक्त से ही गुड़गांव के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव तालीम का बेहतरीन मरकज था, जहां राजाओं को तालीम दी जाती थी। इसलिए इस इलाके के लोग बरसों से मुतालबा कर रहे थे कि गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया जाए। लोगों के मुतालबात के पेश नजर ही ये फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने आज लखनऊ के ईटीवी दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर ईटीवी यूपी के सीनियर एडिटर ब्रिजेश मिश्रा भी मौजूद थे। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक रिपोर्टरों के साथ बातचीत की। हमारे चैनल की आत्मा है ये प्लेस। यहाँ 2200 पट्टी जितने सारे अखबार मिलकर जितने एडिशन में छाप पाते होंगे उतना अकेले हम यहाँ रिपोर्ट करते हैं हमारी चीज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वजीर आजम उज्ज्वला स्कीम का आज दूसरे दौर का दाऊद जिले से मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने आगाज किया। इस स्कीम के तहत रियासत के 40 लाख खानदानों को एलपीजी का कनेक्शन दिया जाएगा और साल 2019 तक मुल्क के 6 करोड़ गरीब खानदानों तक इस स्कीम को पहुंचाया जाएगा। दाऊद में बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया, गुजरात की वजीर आला आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में दूसरे दौर की स्कीम शुरू की गई। इस प्रोग्राम में कबायली इलाकों से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बीजेपी के सदर अमित शाह ने यूपीए सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि यूपीए ने तिजोरी खाली कर दी थी, फिर भी मोदी सरकार ने गरीबों की तरक्की के लिए गरीब कल्याण योजना शुरू की, जो साल 2019 तक 6 करोड़ गरीब खानदानों तक पहुंचेगी। सरकार की तिजोरी में पैसा देके, अरे कांग्रेसियों की राज था, पुराने सरकार की राज था, सरकार की तिजोरी की पैसा देश की बाहर चली जाती थी। आज मोदी सरकार के अंदर तिजोरी की पैसा गरीब की झोपड़ी तक पहुंचेगा, सिलेंडर के रूप में पहुंचेगा। मित्रों, इस पवित्र काम में आप लोगों की सहायता चाहिए, योगदान चाहिए। जो संपन्न लोग हैं वो अपने से गैस सब्सिडी छोड़ना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पे 1 करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ा है। जिस प्रकार की खाली तिजोरी यूपीए की सरकार देकर गई थी, उसमें गरीबों का कल्याण करना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए असंभव था। मगर प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि हम भ्रष्टाचार को निर्मूल कर देंगे और वो शुरू करी पहल योजना, जिसके तहत सीधी सब्सिडी गैस धारक के अकाउंट में डालने का काम किया और 13,000 करोड़ रुपए का जो चोरी होता था उसको रोकने का काम। इस प्रोग्राम में रियासत की अहम शख्सियत आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है और आगे भी जन कल्याण योजना के तहत काम करेगी।
राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी गुजरात सरकार की तारीफ की। इतनी संख्या में आप लोग सब यहाँ आए और उन सबको जिनको आज गैस कनेक्शन मिलेगा, वैसे तो 5-5 ही ऊपर आएंगे, परंतु हजार के नंबर्स में जो जिनको मिलेगा उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, क्योंकि मैं जानती हूं कि गैस आपके घर में आएगा तो जिंदगी बदलेगी जरूर, और ये तो पहला ही कदम है। ऐसे बहुत सारे कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और मुझे विश्वास है कि आपको ये देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला कार्यक्रमનું આયોજન ગુજરાતમાં કરવા માટે આપણને સૌને નિમંત્રણ આપ્યું અને આજે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગરીબ પરિવારોને નિઃશુલ્ક ગેસના કનેક્શન આપવા માટેનું આયોજન થયું। दाहोद जिले से दूसरे दौर की इस योजना की शुरुआत करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पसंद को फौकियत दी गई है। गुजरात में 2017 में इंतखाब होने हैं। कबायली वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने और फिर से इख्तिदार हासिल करने की ये कोशिश योजना की कामयाबी पर मुनहसिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, गुजरात। महात्मा गांधी के सबसे करीबी रह चुके उनके पोते कन्नूभाई गांधी दिल्ली के एक ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। दिल्ली के बदरपुर इलाके में गुज़श्ता कुछ दिनों से ज्यादा रौनक बढ़ गई है। यहाँ ओल्ड एज होम में मुसलसल लोगों का आना जाना लगा हुआ है। दरअसल गुज़श्ता 8 मई को महात्मा गांधी के पोते कन्नूभाई गांधी गुजरात छोड़कर यहाँ रहने पहुंचे हैं। महात्मा गांधी के पोते हमारे सामने हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे सामने। अभी आप अमेरिका से आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो आपकी क्या क्या सपना है जो आप भारत में देखना चाहते हैं? वो कि मैंने अमेरिका में सुना था ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और तो मैंने टेलीफोन करके बात किया और उन्होंने मुझे बताया, तब मैं बहुत इनकरेज हो गया कि मैं इनके दरवाजे पर आ गया कि ताकि मैं ये सबकी सेवा करते हैं, मैं अगर कुछ सेवा इनकी कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों की मदद से, आप लोगों की कृपा से मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। बाबा, काफ़ी समय तक, काफ़ी वक्त तक आप महात्मा गांधी जी के साथ भी रहे हैं, बचपन में उनके साथ बीता। अभी भारत जो है एक अलग भारत है, उस वक्त में लगभग बहुत सारी तब्दीलियां आती जा रही है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, तो पूरा बदलाव हो, उसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, मैं देखता हूँ कि भारत ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ बापू का जो सपना था, बापू का सपना क्या था कि अगर मैं किसी गरीब को देखता हूँ तो मेरा खाना मुझे गरीब को दे देना है और मुझे भूखे रहना है, और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी वैसा ही करे, वो उनका आदेश था। वाकई में कई सपने हैं भारत के लिए जो खुद इन्होंने देखे हैं, बापू ने सपने देखे हैं। फिलहाल उस सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका से भारत आए हैं और भारत में जो कई सपने जो पूरे करने हैं उनके लिए ये बाकायदा प्रयासरत है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शंकर आनंद, ईटीवी न्यूज़, दिल्ली। ईटीवी की इस खबर को उर्दू चैनल पर दिखाने के बाद इसका असर भी हुआ। मरकजी वजीर सेहत महेश शर्मा महात्मा गांधी के पोते कन्नूभाई गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। ये मुलाकात उसी ओल्ड एज होम में हुई है जहां कन्नूभाई गांधी ठहरे हुए हैं। मीडिया से खबर मिलने के बाद खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महेश शर्मा को कन्नूभाई से मुलाकात करने के लिए भेजा। मुलाकात के दौरान महेश शर्मा ने कन्नूभाई के वजीर आजम से टेलीफोन पर बात भी करवाई। कन्नूभाई ने वजीर आजम को आशीर्वाद भी दिया। देखिए, जब मीडिया के माध्यम से कन्नूभाई गांधी जी और शिवा लक्ष्मी जी की इस आश्रम के अंदर उपस्थिति देखी गई तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे आदेश मिला कि मैं यहाँ जाऊं और उनसे मिलूं और किन परिस्थितियों में वो यहाँ रह रहे हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, इस विषय पर मैंने उनसे बात की। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कन्नूभाई गांधी जी से बात करी। हालांकि वो बात गुजराती में थी, तो लेकिन उनके भाव से हम समझ रहे थे कि जिस तरह से आपने खुशनुमा माहौल के अंदर कन्नूभाई जी ने अपनी पुरानी यादें, सुमित्रा बेन जी की समय की जो बातें करी, उनके लिए आत्मीय भावना का एक वो विषय था।
और प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े खुशनुमा माहौल में मुझे आदेश दिया है कि मैं इनकी पूरी स्थिति लेकर एक प्रधानमंत्री जी को मैं बताऊंगा और उसके बाद क्या आगे के कदम होंगे वो प्रधानमंत्री जी जैसा उचित समझेंगे फैसला लेंगे। मुझे तो ये कहना है कि मैं बहुत पुराना प्रधानमंत्री का भक्त हूँ था और मैंने उनको मदद की थी, वो सब चीज़ें उनको याद थी और वो हमारी भाषा गुजराती भाषा में सब कुछ समझ लिया। मैं तो वैसे भी खुश हूँ, पहले भी खुश था, अभी भी खुश था। ये हमारे भाई आ गए, उनसे प्यार की बातें हो गई तो और भी खुश हूँ। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। और आगे बढ़ेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अपने अब तक के सफर में पहली बार एक ऐसी खलाई उड़ान भरने जा रहा है जो तारीख के सफहात में दर्ज होगी। हिंदुस्तानी खलाई एजेंसी देसी साख्त के स्पेस शटल के पहले लॉन्च के लिए तैयार है। यहां स्पेस शटल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। एक एसयूवी गाड़ी की शक्ल और उसके वजन के बराबर एक शटल को श्रीहरिकोटा में आखिरी शक्ल दी जा रही है। इसके बाद लॉन्चिंग से पहले उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तानी साइंसदानों ने इसे रीयूजेबल यानी दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक से तैयार किया है। साइंसदानों का मानना है कि अगर रीयूजेबल तकनीक कामयाब होती है तो खलाई लॉन्चिंग की लागत को 10 गुना कम करके 2000 फी किलोग्राम पर ला सकते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो मानसून आने से पहले श्रीहरिकोटा से इस शटल की लॉन्चिंग हो सकती है। ये पहला मौका होगा जब इसरो डेल्टा परों से लैस शटल को लॉन्च करेगा। लॉन्चिंग के बाद ये खलीज बंगाल में वापस लौट आएगा। शक्ल सूरत में अमेरिकी स्पेस शटल जैसे दिखने वाले जिस RLVTD का टेस्ट किया जा रहा है वो इससे तकरीबन 6 गुना छोटा है। माहिरीन का कहना है कि ये अभी शुरुआत है। इस तजुर्बे के बाद हिंदुस्तान अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस जैसे ममालिक के फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। केरल में मानसून इस बार ताखीर से दस्तक देगा। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जनूबी मगरबी मानसून के 7 जून को केरल में दस्तक देने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मानसून को लेकर अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की। महकमे का कहना है कि मानसून के आने की तारीख 4 दिन आगे या पीछे हो सकती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि केरल में मानसून 3 जून से 11 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल में 1 जून तक मानसून पहुंच जाता है। हालांकि महकमे के अफसरान इसे मामूल के मुताबिक अमल मान रहे हैं। अफसरान का यह भी कहना है कि केरल में मानसून के ताखीर से पहुंचने का असर मुल्क के बाकी हिस्सों पर नहीं पड़ेगा। वहीं इस मर्तबा मानसून पहले से बेहतर रहने का इम्कान है। पूरे मुल्क में इस बार मामूल के मुताबिक 106% ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के गुज़िश्ता 11 बरसों में मानसून को लेकर जाहिर किए गए इम्कानात सिर्फ 2015 को छोड़कर सही साबित हुए हैं। पिछले साल मानसून ने 5 जून को केरल में दस्तक दी थी। वहीं 2014 में 6 जून, 2013 में 1 जून, 2012 में 5 जून और 2011 में 29 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी। वहीं महकमे ने गर्म हवाओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मुल्क के कई हिस्सों में 3-4 दिन तक जबरदस्त गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। लोगों को लू से मुहतात रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कानपुर में शादी की तकरीब के दौरान छज्जा गिरने से तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में ज्यादा तादाद खवातीन की है। बताया जा रहा है कि यहां शादी की तकरीब जारी थी और ये खवातीन छज्जे से इसका नजारा कर रही थी और इसी दौरान
ये हादसा पेश आया। सभी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। सीवान में सहाफी के कत्ल मामले में सियासत तेज हो गई है। कत्ल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बीजेपी ने इस मामले की तफ्तीश सीबीआई से कराने की मांग की है। वाज़ेह हो कि राजदेव रंजन हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ थे और स्टेशन रोड पर किसी ने गोली मारकर राजदेव रंजन को हलाक कर दिया। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप लीजिए तिरछी नजर का मजा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।